नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नुक्कड़ क्रॉनिकल्स के इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में। आज अगर हमें किसी से बात करनी हो तो या तो हम उसे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं या किसी भी सोशल मीडिया के एप्लीकेशन या तरीके को यूज कर सकते हैं किसी से बात करने के लिए। बहुत इजी हो चुका है। लेकिन एक जमाना था जब लोगों को किसी दूसरे शहर या किसी दूसरी जगह अपनी बात पहुंचाने के लिए टेलीग्राम्स का यूज करना पड़ता था। वक्त बदलता गया, दौर बदलता गया, तरीके भी बदलते गए। टेलीग्राम के बाद आया दौर लेटर्स का, लेटर्स के बाद दौर आया स्पीड पोस्ट का। करते करते आज हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के युग में आ चुके हैं। लेकिन एक चीज जो तब भी थी और आज भी है वो है इंडिया पोस्ट, यानी कि भारतीय डाक सेवा। उस भरोसे की वजह है कुछ ऐसे एक्सीलेंट ऑफिसर्स जिन्हें हम पिलर्स ऑफ इम्पैक्ट भी कह सकते हैं। उन्हीं में से एक ऐसे अफसर आज हमारे साथ हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनसे कुछ ज्ञान की बातें जानेंगे। उनका नाम है श्रीमती प्रीति अग्रवाल जी, जो कि यूपीएससी 2003 बैच में पास आउट है और आज इंदौर में एज अ पोस्ट मास्टर जनरल पदस्थ है। मैम, नुक्कड़ क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैम, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को आपके बारे में कुछ बताएं, करियर के बारे में कुछ बताएं। कैसे आपने यूपीएससी ज्वाइन किया, क्या इंस्पिरेशन था आपके लिए और आज तक का सफर आपका कैसा रहा? धन्यवाद गौरव। मैं 2003 बैच की यूपीएससी पास आउट ऑफिसर हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हूँ और मेरी परवरिश एक जो उत्तर प्रदेश के टाउन एरिया है उन्नाव जिले में हुई है। बहुत कठिन था उस समय मध्यम वर्गीय परिवार से किसी भी बेटी को निकल कर दूसरे जिले में जाकर पढ़ाई करना, और वो भी उस समय जबकि बात करें 2001 वर्ष की, उसमें ना ही ऑनलाइन कोचिंग होते थे, ना ही यूट्यूब चैनल्स होते थे जिसके माध्यम से पढ़ाई कर सकें। तो एक जिले से दूसरे जिले तक मैं साइकिल के माध्यम से जाती थी और जो भी मुझे वहां पे उस समय गाइडेंस मिल पाता था वो गाइडेंस लेते थे। कोई बहुत प्रॉपर फॉर्मल कोचिंग नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी ईश्वर का साथ था और बड़ों का आशीर्वाद था। तो 2003 बैच में सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने यूपीएससी क्वालिफाई किया। 175th रैंक थी मेरी ऑल इंडिया। और उसके बाद मेरा शुरू से उद्देश्य था कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। तो बचपन में हमेशा से दृढ़ थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, पर डॉक्टरी की शायद पढ़ाई भी बहुत लंबी थी और खर्चे भी बहुत लंबे थे। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा माध्यम है जहां पे अगर पूरी लगन से काम करें और जज्बे से काम करें तो आराम से इसको निकाला जा सकता है। आराम से तो नहीं, बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। तो बस एक लगन के साथ तैयारी करते रहे। सेकेंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया था, सेकेंड अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन लेकर, और वो सपना पूरा हुआ जब 2003 में सितंबर में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने अन्य सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ में सर्विस ज्वाइन करी और वहां पे ट्रेनिंग करी। मैम, जो आपकी पहली पोस्टिंग थी वो बतौर किस पोस्ट पे थी, उसके बारे में कुछ बताएं। मैं बहुत ईश्वर ने हमेशा साथ दिया। तो मुझे जो ट्रेनिंग पीरियड मेरे जो परफॉर्मेंस थी उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश डाक परिमंडल की जो मुखिया थी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल महोदया, उन्होंने मुझे लखनऊ जैसे शहर में फर्स्ट पोस्टिंग दी। मेरी पोस्टिंग एज अ प्रवर डाक अधीक्षक लखनऊ के रूप में हुई। और वहां पे मुझे, कि लखनऊ एक बड़ा शहर है जिसमें ग्रामीण परिवेश भी है और शहरी परिवेश भी है। वहां पे डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं को पहुंचाना, जन जन तक सभी वित्तीय समावेशन की योजनाओं को पहुंचाना। और वो समय था जब डाक विभाग में कंप्यूटर्स आए थे, पहली बार कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे। उस समय में मैनुअल से और कंप्यूटर की तरफ लेके जाना पूरे विभाग, अपने संभाग को एक चुनौती भरा कार्य था, लेकिन लखनऊ जैसे शहर में वो किया और सफलतापूर्वक कर पाए। मैम, जैसे कि आपने बताया कि 2003 में आपने यूपीएससी क्लियर करी, तो क्या आपके मन में एक विचार था कि आप पुलिस में भी जाना चाहती हैं या शुरू से आपका गोल क्लियर था कि आपको पोस्टल सर्विसेज में ही ज्वाइन करना है? जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो शायद अभी तक का सबसे छोटा बैच था। तो मेरी 175th रैंक थी और रैंक के आधार पर और मेरी चॉइस के आधार पर मुझे भारतीय डाक सेवा मिली। पर जब मैंने सेवा को ज्वाइन किया, मेरे पास अटेम्प्ट्स थे, पर मैंने जब इस सेवा को ज्वाइन किया तो मुझे लगा, एक महिला होने के नाते उस समय निश्चित मैं अविवाहित थी, मुझे
मुझे लगा कि जो एक जिम्मेदारी होती है, एक समाज में जिम्मेदारी होती है, महिला की जिम्मेदारी होती है, साथ ही साथ मुझे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी सेवा में अधिक से अधिक कार्य करना था। तो मुझे वर्क लाइफ बैलेंस के आधार पर ये सेवा सर्वोत्तम लगी, तो मैंने फिर अपने बाकी दोनों अटेम्प्ट्स में कोई ऐसे प्रयास नहीं किए और मैंने इसी सेवा में बने रहना निश्चित किया। मैम, जैसा आपने अभी बताया कि जब आपने ज्वाइन किया था 2003 में, ये वो दौर था जब कंप्यूटर्स आना स्टार्ट हुए थे। तब और आज के जमाने में ऑलमोस्ट सारे काम जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुके हैं, एआई का काफी इम्पैक्ट रहा है। तब टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना, जो मैनुअल पूरा काम होता था उसको साइकिल चेंज करके नई प्रोसेस इम्प्लीमेंट करना, वो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? निश्चित रूप से गौरव, बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि पहली पोस्टिंग एक बड़े शहर में, उत्तर प्रदेश का हेडक्वार्टर राजधानी, वहां पे आपकी प्रथम पोस्टिंग और एकदम नया नया कंप्यूटरीकरण। और डाक विभाग में शुरू से डाक विभाग का जो परंपरागत कार्य रहा है, आपको पता है बैंकिंग की प्रणाली मैनुअल लेजर्स के रूप में ही कार्य करती थी, तो डाक विभाग में भी सारी जो हमारी बैंकिंग प्रणाली थी वो पूरी लेजर्स में, मैनुअल लेजर्स में चलती थी। उन सारे लेजर्स को कंप्यूटर पे पूरा डेटा को शिफ्ट कराना, और साथ ही साथ जो आप तकनीकी में डेटा से तो आप जीत लेते हैं, पर जो माइंडसेट है स्टाफ का, उससे जीतना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो उनकी निरंतर ट्रेनिंग करके, स्टाफ को समझा के, मोटिवेट करके, वो एक बहुत कठिन दौर था 2005 से 2008 तक का, जबकि हम लोगों ने इसमें कंप्यूटरीकरण में कार्य किया। और मैं गर्व करती हूँ अपने इस विभाग पे कि मेरे ज्वाइनिंग के समय कंप्यूटरीकरण शुरू हुआ था, वहां से लेकर 2008 में प्रोजेक्ट एरो आया, जबकि बहुत वास्ट लेवल पे सारे स्टाफ की सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग हुई, हार्डवेयर ट्रेनिंग हुई, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग हुई। इसके बाद फिर 2012 में आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट आया, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है पूरा फिनेकल में शिफ्ट हुआ। इसके अलावा जो गांव में हमारे काम करते हैं, उसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में RICT प्रोजेक्ट आया। फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 7 साल पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आया, वो भी हैंडल डिवाइस से ही कार्य करता है। और अभी बहुत शीघ्र ही गत वर्ष हमने IT 2.0 पे पूरे डाक विभाग के कार्य को शिफ्ट किया है। तो एक विभाग जो कि 1.5 लाख से ज्यादा डाकघर, 5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय के साथ काम करता है, वहां पे तकनीक को एक साथ लागू करना, जहां फेज मैनुअल में काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गांव का डाकघर काम कर रहा है तो उसी दिन आपको शहर के डाकघर को भी सेम दिन काम करना है, आप पार्ट में नहीं कर सकते। ऐसे बड़े नेटवर्क के साथ जितनी कुशलता से इस विभाग ने तकनीकी को अपनाया है और तकनीकी में कुशलता, दक्षता हासिल की है। और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप देखें, मैं गांव का जो हमारा ग्रामीण डाक सेवक है, वो मोबाइल हैंडल डिवाइस लेके लोगों के खाते खोल रहा है। पेपरलेस बैंकिंग की बात कर रहे हैं आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट करा रहे हैं, मर्चेंट ऑन बोर्ड कर रहे हैं। तो ये डाक विभाग का एक बहुत बड़ा सशक्त पहलू है, जिसपे भारतीय डाक विभाग हमेशा से सफल रहा है। मैम, आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, पहले जब मैं इंडिया पोस्ट के बारे में सुनता था या भारतीय डाक सेवा के बारे में सुनता था, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती थी, वो थी वहां लोग जाते होंगे और कोरियर करते होंगे। फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा कि इंडिया पोस्ट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट कोरियर सर्विस, इट इज मोर देन दैट। और भी काफी सारी सर्विसेज हैं जो इंडिया पोस्ट ऑफर करती है लोगों के लिए। मैम, उसके बारे में कुछ बताएंगे? अगर मैं आपसे कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय डाक विभाग में जो रंग है वो इंद्रधनुष के रंगों से भी ज्यादा रंग है इसके पास। तो जो आपने कहा कि डाक तो हमारा कोर ऑपरेशन है ही, क्योंकि हमारा विभाग ही उसके नाम से जाना जाता है, भारतीय डाक। तो डाक तो हम लोग शुरू से ही करते रहे हैं, उसके भी रूप बदले हैं, उसकी प्रोसेसिंग के तरीके बदले हैं। साधारण डाक तो अभी भी अस्तित्व में है, इसके अलावा स्पीड पोस्ट है। रजिस्टर्ड डाक का जो परिवर्तन होकर वो रजिस्टर्ड एडी के साथ, एक्नॉलेजमेंट्स के साथ में स्पीड पोस्ट में कन्वर्ट हो गया है। पार्सल सेवाएं हैं। तो भारतीय डाक में अगर डाक की बात हो, डाक के भी अलग अलग रूप हैं। इसके अलावा वित्तीय समावेशन में, जो कि भारतीय डाक का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इसका ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारा जन जन तक पहुंच है, घर घर तक पहुंच है, इसके कारण केंद्र सरकार का बहुत प्रिय विभाग है। तो जो वित्तीय समावेशन गांव गांव तक, अगर हम लघु बचत की बात करें तो ये आज भी बचत बैंक के लिए एक पिगी बैंक को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता
है। इसका मतलब है कि आप कॉइन भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो 10 रुपए के आरडी खाता से बचत शुरू होती थी, आज वो उसका रूप हो गया 100 रुपए के से अमाउंट से रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोले जा सकते हैं। ऐसी रिकरिंग अकाउंट है, मंथली सेविंग स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जो कि बुजुर्ग लोगों के लिए 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देती है 8.2% इंटरेस्ट रेट के साथ में। साथ ही साथ आपको टर्म डिपॉजिट भी मिलते हैं। बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाता जैसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्कीम है। ये तो केवल है हमारे जो लघु बचत की योजनाएं हैं भारतीय डाक विभाग की। इसके अलावा आधार, पासपोर्ट, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, डाक निर्यात केंद्र, पार्सल सर्विसेज, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर्स, फिलैटली जैसा रंगीन संसार। तो भारतीय डाक विभाग के बहुत सारे रंग हैं। और इंश्योरेंस, जीवन बीमा में केंद्र सरकार की बीमा योजनाएं हैं, डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से भारतीय डाक विभाग एक्सीडेंटल गार्ड, ग्रुप एक्सीडेंटल गार्ड, ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी, होम लोन जैसी अलग अलग सेवाएं दे रहा है। तो बहुत सारी सेवाएं हैं जो भारतीय डाक विभाग, अब अगर किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आपको बहुत सारे वहां पे कलर्स देखने को मिलेंगे जो कि सेवाएं सभी प्रदान कर रहे हैं। मैम, अगर मैं इन सर्विसेज की बात करूं और अगर किसी को इनके बारे में कुछ जानना हो, पोस्ट ऑफिस में जाने के अलावा क्या ऑनलाइन भी ये सारी डिटेल्स अवेलेबल है? बिल्कुल, हमारा जो भारतीय डाक विभाग की वेबसाइट indiapost.gov.in, उसमें सारी सेवाएं, सारी डिटेल्स हैं। इसके अलावा पोस्ट इन्फो ऐप है। पोस्ट इन्फो ऐप आप मोबाइल पे बहुत आसानी से किसी भी जनरल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सभी सेवाओं की उनकी कैलकुलेशंस, अगर आपको निवेश करना है तो किस स्कीम में निवेश, कितना निवेश करना है, क्या रिटर्न आएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाएं हैं तो बहुत फिक्स है, हर चीज पारदर्शी है, तो वो आप जान सकते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो आप कितने लाख का इंश्योरेंस ले सकते हैं, उसका कितना कॉस्ट आएगा, क्या रिटर्न मिलेगा, सारी जानकारी आपको पोस्ट इन्फो ऐप में मिल जाएगी। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए एक अलग से ऐप है। मैम, जैसा आपने फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में भी बताया, मैं अगर इसी सेक्टर में कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो काफी सारे प्राइवेट जायंट्स हैं जो इस फील्ड में हैं, तो उनसे इंडिया पोस्ट कैसे compete कर रहा है और कैसे अपने आप को आगे बढ़ा रहा है? अगर मैं कोरियर सेक्टर की भी बात करूं, जैसा आपने बताया कि इंडिया पोस्ट में इंद्रधनुष के रंग बराबर सर्विसेज है। कोरियर सर्विसेज की भी अगर मैं बात करूं तो उसमें भी प्राइवेट सेक्टर में काफी सारे बिग जायंट्स हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं तो उसमें भी काफी सारे बिग जायंट्स हैं। तो ऐसे में इंडिया पोस्ट अपने आप को कैसे उनसे compete कर रहा है? बिल्कुल सही कहा गौरव, प्रतिस्पर्धा बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम बात करें भारतवर्ष की तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो अदर जो हमारे अन्य प्रतिस्पर्धी हैं उनको भी, वो भी आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन प्रतिस्पर्धा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किफायती होना और गुणवत्ता। तो भारतीय डाक विभाग दोनों में ही आगे है। अगर हम कहें किफायती, तो जो कि केंद्र सरकार का उपक्रम है, तो हम किफायती दरों पे जो भी डाक है, अगर हम स्पीड पोस्ट की बात करें तो आप एक पूरे भारतवर्ष में एक 50 ग्राम तक के आर्टिकल को 47 रुपए में पूरे भारतवर्ष में भेजा जा सकता है। और अगर आप उसका वेट बढ़ाते हैं तो भी बहुत 100 रुपए के अंदर आप कहीं पे भी पूरे भारतवर्ष में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस, पूरा भारतवर्ष में यूनिफॉर्म रेट के बेस पे भेजा जा सकता है। अगर हम बात करें पार्सल की, तो स्पीड पार्सल एयरलिफ्ट के द्वारा इंडिया पोस्ट भी वैसे ही भेज रहा है। प्राइवेट कुरियर कंपनीज भी एयरलिफ्ट ही करेंगी, किसी न किसी विमानन कंपनी से ही बात टाई अप करके भेजेंगी। तो भारतीय डाक विभाग भी उसमें पूरी प्रतिस्पर्धा के साथ काम कर रहा है और एयरलिफ्ट के साथ हमारे पार्सल्स और हमारी डाक जाती है। साथ ही साथ हमारा रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, अपना रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो इंटर स्टेट कनेक्ट करता है। और अगर आपको जानकारी हो, कोविड के समय भारतीय डाक को इसके लिए विशेष अवार्ड भी मिला था, क्योंकि उस समय जब पूरा देश बंद था तब इंडिया पोस्ट का जो रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जो हमारी लाल गाड़ी है, वो हमारी डाक गाड़ी, वो चल रही थी और हमारे लोग चल रहे थे और भारतीय डाक के डाकघर खुले थे और हमने सभी जगह, इवन उस समय वेंटिलेटर्स, मेडिसिन और बहुत सारे जो जीवन रक्षक आवश्यकताएं थी, वो सारी हम लोगों ने, भारतीय डाक विभाग ने पूरी करी। तो ये उसके अलावा भी अगर हम बात करें गुणवत्ता की, तो बहुत गुणवत्ता के साथ में और किफायती दरों पे इंटरनेशनल पार्सल्स के साथ साथ डोमेस्टिक पार्सल भारतीय डाक विभाग भेज रहा है। और रेट में बहुत फर्क है। जो इंडिया पोस्ट के पार्सल्स की दरें हैं वो अन्य जो प्रतिष्ठित कंपनी है उनकी दरों से काफी
चैलेंजिंग है, बहुत किफायती हैं, और जो ट्रांजिट टाइम है वो भी काफी कॉम्पिटिटिव है, और हम त्वरित सेवा देते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो आप भारतीय डाक विभाग को और इसकी पार्सल और जो मेल सेवा है उसको आप अच्छा ही पाएंगे, उसे बेहतर ही पाएंगे। एक चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी जो आपने अभी कही थी, कि भारतीय डाक सेवा जो रूरल एरियाज है वहां पे घर पहुंच सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, कि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू वो घर पे जाके पार्सल पिकअप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये एक मेजर फैक्टर है जहाँ पे मेट्रो सिटीज में तो प्राइवेट जाइंट्स अपना दबदबा बता सकते हैं, वो अपना लीड कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रूरल एरिया में प्रेजेंस इंडिया पोस्ट का होना ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एडवांटेज रहा है। बिल्कुल गौरव, अगर हम बात करें कि जो बड़े जाइंट्स हैं, कुरियर जाइंट्स, उनकी भी अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो इंडिया पोस्ट ने एक ITPS सेवा भी शुरू करी है, जो छोटे पार्सल, कुछ लोग कुछ ग्राहक है जिनको छोटे पार्सल भेजने हैं, तो 2 किलो तक के पार्सल के लिए इंटरनेशनल ट्रेड पैकेट सर्विस है ITPS, जो बहुत सस्ती दरों पे कुछ विशेष कंट्रीज UK US वगैरह में बहुत सस्ती दरों पे पार्सल सेवा उपलब्ध कराती है। और जो आपने कहा, सही कहा बिल्कुल, कि हमारे जो ग्रामीण डाक सेवक हैं वो मोबाइल हैंडल डिवाइस से घर बैठे लोगों का पार्सल, छोटे पार्सल पैकेट्स बुक कर सकते हैं, और बुक कर भी रहे हैं और लोगों को सुविधा दे रहे हैं। अधिकांश हमारे जो डाकघर हैं, ग्रामीण डाकघर, वो पंचायत भवन में खुले हैं, तो वहां पे जो भी पंचायत की जो भी मेल सॉल्यूशंस हैं वो उनको वहीं बैठे मिल जाती हैं। तो घर बैठे लोगों को पार्सल की सेवा भी बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ हमारी जो स्टाफ है वो दे रहा है। मैम, आज कल कहते हैं कि ये जेनजीज का जमाना है। पॉडकास्ट शुरू होने से पहले जब हमारी बात हो रही थी तब आपने मुझे जेनजी पोस्ट ऑफिस के बारे में कुछ बताया था, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था। तो मैम, अब उसके बारे में प्लीज कुछ बताएं, क्या है ये और क्या इनिशिएटिव है? जी गौरव, जैसे कि जेनजी वर्ड आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो गया है अगर हम कहें, और निश्चित रूप से जो है होना भी चाहिए कि युवाओं का दौर है, तो युवाओं को डाकघर से जोड़ना, वैसे तो आपको पता ही है कि महिलाएं और बुजुर्ग डाकघर के हमेशा विश्वसनीय एक उपभोक्ता रहे हैं, लेकिन जेनजी कहीं कहीं ये महसूस किया गया उच्च स्तर पर कि शायद युवाओं को लगता है डाकघर हमारे लिए नहीं है, तो उनको जोड़ने के लिए एक नई संकल्पना लाई गई, जिसमें जो डाकघर को नए तरीके से नए लुक में डेवलप किया गया, लाइक पोस्टल कैफे। तो वहां पे उनके लिए कॉफी वेंडिंग मशीन्स हैं, उनके लिए इंडोर गेम्स रखे गए हैं, शतरंज है, कैरम्स है, गिटार रखे गए हैं, और साथ ही साथ उनको डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी भी पोस्टमास्टर देते हैं। जो उसका लुक है वो एक अलग तरह से उनके वॉलपेपर्स को नया तरह से कस्टमाइज किया गया है, कोलाज बनाए गए हैं, जिससे जब वो वहां जाएं तो उनको एक कैफे के तरह का फील आए। तो एक पोस्टल कैफे के रूप में उनको डेवलप किया है, और बताते खुशी हो रही है कि इंदौर रीजन का पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस हमने IIM इंदौर परिसर में खोला है, और जहाँ के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। स्टूडेंट्स वहां जाते हैं, रील बनाते हैं, फिर वो वहां पे बैठ के एंजॉय भी करते हैं, डाकघर की सेवाओं का भी लाभ लेते हैं। और अभी हमारा जो दूसरा जेनजी ऑफिस है बहुत जल्द इंदौर में ही तक्षशिला परिसर जो यूनिवर्सिटी कैंपस में, वहां पे खोलने जाने जा रहा है। तो साथ ही साथ युवाओं के लिए हम बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो भी जेनजी डाकघरों के माध्यम से उनको बताया जाएगा। तो वहां पे उन्हें वो सारी सर्विसेज मिल सकती हैं जो नॉर्मल इंडिया पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होती है, तो चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड हो। इट्स अ पोस्ट ऑफिस इन न्यू लुक विद अ पोस्टल कैफे। मैम, जेनजीज की बात हो रही है, तो अगर आजकल यंगस्टर्स भी इंडिया पोस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं या इसी सर्विसेज में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो कैसे इसे ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, युवाओं के लिए भारतीय डाक विभाग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। विशेष तौर पर अगर हम कहें कि रिक्रूटमेंट के बेसिस पे, तो भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवकों के लिए रिक्रूटमेंट साइकिल चलाता है। ये साइकिल मतलब उनके अलग अलग वैकेंसी के आधार पर अलग अलग दौर। तो अभी नवा दौर शुरू हो चुका है। इसमें टोटल सारे रिक्रूटमेंट ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंट है। जो भी 10th पास बच्चे हैं वो अपने मार्क्स के आधार पर अप्लाई करते हैं, और उनके मार्क्स के आधार पर पैन इंडिया जो भी उनका सिलेक्शन होता है, और उनके चॉइसेस के आधार पर और उनके जो भी योग्यता के आधार पर उनको अलग अलग स्टेट में सर्विसेज दी जाती हैं। तो इस तरह से काफी युवा जुड़ रहे हैं। और आप गांव में जाएंगे तब आपको गांव का जो शाखा डाकपाल है, जिसे हम लोग कहते हैं पोस्टमास्टर, रूरल पोस्टमास्टर, आपको एक यंग लेडी मिलेगी जो कि हो सकता है UPSC की तैयारी कर रही हो सकता है MPPSC की तैयारी कर रही हो, और वो डाकघर का काम भी कर रही है, और सरपंच के साथ
साथ में उनके साथ जुड़ के गांव के विकास में, गांव की महिलाओं के विकास में, गांव की बच्चियों के विकास में सहयोग कर रही है, उनके खाते खोल रही है, उनको बाकी सुविधाएं दे रही हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लोन के ऑप्शंस हैं वो भी उनको दे रही है। ऐसे ही बहुत सारे युवा हैं जो उसमें जुड़ रहे हैं। तो भारतीय डाक विभाग इस माध्यम से युवाओं को जोड़ रहा है, और वो जो बच्चे जो बहुत अपने को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैं एग्जाम्स के माध्यम से, वो और आगे और ऊंची पोस्ट पे भी जा सकते हैं। मैम, जैसे अभी आपने जेनजीज के लिए उनके पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया, अलग अलग ज्वाइनिंग स्कीम्स के बारे में बताया, तो और ऐसी क्या सर्विसेज हैं जो यंगस्टर्स को या जेनजीज को अट्रैक्ट कर सकती है? गौरव, आजकल के समय में सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय है कि जेनजी बचत नहीं करते हैं, और इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मुझे लगता है, जिस तरह से रोड एक्सीडेंट्स का बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ता जा रहा है और बहुत केयरलेस ड्राइविंग्स हो रही हैं। तो डाक विभाग बहुत सस्ता एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान भी युवाओं के लिए उपलब्ध कराता है, जो मात्र 600 रुपए में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 10 लाख का दुर्घटना बीमा देता है। तो वो युवाओं के लिए काफी सहायक होगा। अभी ट्रैवल एज कैंपेन लॉन्च हुआ है, उसमें भी एक बहुत अच्छा ट्रैवल पैकेज है कि अगर किसी की फ्लाइट कैंसिल हो जाती है या डिले हो जाती है, जैसे अभी आप लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ था, या कोई बच्चे आजकल युवा हैं अपने फ्लैट में रह रहे हैं, उनके घर का हाउस होल्ड का भी इंश्योरेंस, तो ये पूरा एक ट्रैवल एज पॉलिसी है, उसमें कवर होता है। साथ ही साथ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, जो हर ग्रेजुएट को, पहले ये जो स्कीम है, जो हमारी बीमा योजना है, पहले बहुत लिमिटेड थी, अब हर ग्रेजुएट बच्चा भारतीय डाक जीवन बीमा का ये पॉलिसी का लाभ ले सकता है, 50 लाख तक का इंश्योरेंस करा सकता है। साथ ही साथ आज के युवा का सबसे पहला सपना होता है ज्वाइन करते ही, कहीं पे भी ज्वाइन करते हैं या कहीं पे भी एकेडमिक्स में जाते ही विदेश जाना। तो विदेश जाने के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता थी, 2 आवश्यकताएं, एक तो आधार अपडेट होना चाहिए पूरा, और आधार के बेस पे ही फिर बनता है पासपोर्ट। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि भारतीय डाक विभाग, हमारा इंदौर डाक परिषद 142 आधार सेंटर के माध्यम से हर चप्पे चप्पे पे हमारे जो डाकघर हैं वहां पे आधार एनरोलमेंट और अपडेशन की सुविधा देता है। डाकघरों में हमने डबल शिफ्ट में आधार अपडेट करना शुरू कर दिए, क्योंकि लोगों की बहुत मांग थी और बहुत समस्या आ रही थी। तो हमारे 40 सेंटर डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ इंदौर डाक परिक्षेत्र में अकेले पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले हैं। 17 जिलों में 7 जिले ऐसे हैं जहां पे पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र काम कर रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में संयुक्त तत्वाधान में ये सेंटर चलते हैं, जहां पे पूरा पासपोर्ट सेंटर की तरह पूरी प्रोसेसिंग होती है। 40 से 50 एप्लीकेशन प्रतिदिन प्रोसेस होते हैं। तो गांव युवाओं को, और उनको जो पासपोर्ट डिलीवरी है वो भी भारतीय डाक विभाग के माध्यम से ही होती है। तो युवाओं को घर बैठे ही अपने घर के नजदीक ही पासपोर्ट बनाने की सुविधा मिल रही है। और अगर वो एक उद्यमी के रूप में आगे आते हैं, कि स्टार्टअप के रूप में आगे आना चाहते हैं, एमएसएमई के माध्यम से अगर वो नया बिजनेस करते हैं, तो भी भारतीय डाक विभाग विशेष रूप से इंदौर डाक परिषद में हमने इनिशिएटिव किया है। हम डोर स्टेप पिकअप, पार्सल पिकअप सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि नए बच्चे हैं, नया रोजगार, उन्होंने नया अपना शॉप खोला है, तो वो वहां से उठ के नहीं आ सकते, छोड़ के नहीं आ सकते, बहुत बड़ी समस्या है। तो उसका फायदा क्या होता है, जो भी आपने बात करी कि कुरियर कंपनीज हायर रेट पे भी अगर जाएंगी तो दे आर फोर्स्ड टू गिव, तो उनकी उस समस्या का समाधान करने के लिए भी हमने पोस्टमैन के माध्यम से, हमारी मोबाइल पार्सल पिकअप वैन के माध्यम से उनसे डोर स्टेप पे ही पार्सल पिकअप और बुकिंग सुविधा शुरू करी है, जिससे कि अगर उनको, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उत्पादक से निर्यातक तक का सफर भी भारतीय डाक विभाग के साथ पूरा करें। ऐसे एक बहुत अच्छा जो कंसेप्ट शुरू हुआ है, डाक निर्यात केंद्र। हम उत्पादक को निर्यातक बनाने के लिए जो प्रोसेसिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन में समस्या आती है, तो डाक निर्यात केंद्र हमारे निर्यातकों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। सस्ते दरों पे हमारे इंटरनेशनल पार्सल्स बुक किए जाते हैं, और वहां पे जो डॉक्यूमेंटेशन की जो उनके जटिलताएं हैं वो भी उनको ईज मिलता है, वो भी उनको सुविधा दी जाती है। तो हर प्रकार से युवाओं को जोड़ने के लिए भारतीय डाक विभाग हमेशा उनका वेलकम करता है, और उनको समझना, वो समझे कि ये डाक विभाग वो ओल्ड ट्रेडिशनल पिगी बैंक वाला डाक विभाग नहीं है, ये केवल ऑनरी डाक वाला डाक विभाग नहीं है, यह पार्सल वाला डाक विभाग है। उनके पार्सल भेजने के लिए भी, उनके पार्सल मंगाने के लिए भी, और उनके रोजगार से संबंधित आवश्यकताओं के लिए भी, और उनके अगर वो खुद उद्यम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डाक विभाग उनके साथ में है। मैम, इंडिया पोस्ट की अगर मैं कंज्यूमर बेस की बात करूं तो सबसे ज्यादा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे ज्यादा कंज्यूमर बेस रहा है
आइदर फीमेल्स में या एल्डर सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स में। कुछ काफी फेमस स्कीम्स हैं, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के बारे में आपने बताया था, जो सीनियर एल्डर्स के लिए है। सुकन्या समृद्धा योजना के बारे में आपने बताया था। तो क्या ऐसी कुछ और भी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें यंगस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं या उनके लिए फायदेमंद है? विभाग की सभी योजनाएं अगर आप देखेंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे, तो जैसे हमारा बचत खाता ही है, तो डाकघर का बचत खाता 4% की ब्याज दर देता है, जबकि आप बैंक्स में जाएंगे तो वो काफी कम है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी युवा अपने खाते में ज्यादा समय तक मनी रखना नहीं चाहता, तो जो मिनिमम डिपॉजिट है वो अगर इंडिया पोस्ट की बात करें तो जो हमारा पीओएसबी खाता है, ट्रेडिशनल खाता, उसमें मात्र 500 रुपए का मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड है। तो ये तो सारी सेवाएं देता ही है, रिकरिंग डिपॉजिट भी देता है, साथ ही टर्म डिपॉजिट में भी हमारे इंटरेस्ट रेट इन कंपैरिजन टू अदर अच्छे हैं। लेकिन अगर हम बात करें मोबाइल बैंकिंग की, तो हर युवा आज चाहता है डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से मात्र 200 रुपए से भी कम राशि में एक अच्छा अकाउंट खुल सकता है, जिसमें सभी तरह की बैंकिंग फैसिलिटी, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस की सारी सुविधाएं उस छोटे से मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से पेपरलेस है। सबसे बड़ी बात है कि पेपरलेस है, कोई पेपर करस्पॉन्डेंस नहीं करनी है, केवल आधार इनेबल्ड है, बायोमेट्रिक के साथ में ये अकाउंट खुल जाता है और इससे सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जो सबसे अच्छी बात है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता अदर बैंक के साथ एक ब्रिज भी बनाता है। तो अगर आप चाहें तो अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को एक वॉलेट की तरह यूज कर सकते हैं और अदर बैंक के साथ आप ब्रिज के रूप में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो युवाओं के लिए एक बहुत बेहतर खाता है और इसके माध्यम से जो अदर सर्विसेज हैं, क्योंकि मोबाइल रिचार्ज, बाकी जितने भी आपकी डीबीटी है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा एक अच्छा बैंक है। और मैं बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में आपको पता है लाडली बहना योजना की काफी खाते खोले गए थे, तो इंदौर परिक्षेत्र उसमें काफी अग्रणी रहा है। तो उसके 50% से ज्यादा खाते इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से खोले गए और उसमें जो सबसे ज्यादा लाभ हुआ, गांव में जो महिलाएं हैं, युवा युवतियां भी थी उसमें, बुजुर्ग महिलाएं भी थी, उनको डोर स्टेप पे उनको पैसा मिल पाया। अदरवाइज क्या होता है कि उनको पैसा लेने के लिए बैंक में जाना पड़ता, फिर वो जितना उनका पैदाशी आ रही थी उससे ज्यादा उनका मिनिमम डिपॉजिट में कट जा रहा था। तो हमारे पास जो अन्य संगठन है उनका अप्रोच भी आया कि वो बहुत परेशान हो रहे हैं, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने घर घर जाके उनके खाते खोले और अब वो सभी डीबीटी योजनाओं का लाभ भी भारतीय डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से ले रही हैं। मैम, अगर मैं आपके डिपार्टमेंट की बात करूं तो उसमें काफी बड़ा वर्कफोर्स इन्वॉल्व है, तो ऐसे में आप अपने पोस्टल एम्प्लॉयज की स्किल डेवलपमेंट और मोटिवेशन के लिए क्या स्टेप्स लेते हैं? बहुत सही कहा गौरव, क्योंकि जैसे अभी हमने बात करी कि टेक्नोलॉजी में कितना डाक विभाग आगे बढ़ा है और कोई भी तकनीकी परिवर्तन, किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन बिना ट्रेनिंग के नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है, चुनौती भी है और बहुत आवश्यक भी है। तो जैसे जैसे भारतीय डाक विभाग में हमने तकनीकी परिवर्तन किया, तो उसके पहले हर फेज में पहले पूरे जो हमारे स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग कराई गई फेज मैनर में। जैसे जब हमारा आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट आया तो टीसीएस कंपनी के साथ भी उसमें टाई अप था, तब भी बहुत सारे हर लेवल पे अधिकारियों के लेवल पे भी टियर 1, टियर 2, टियर 3 ट्रेनिंग हुई और नीचे स्टाफ के लेवल पे चेंज मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स हुई और अलग अलग लेवल पे हुआ। जब प्रोजेक्ट आया था तो भी सॉफ्ट स्किल्स और अदर ट्रेनिंग हुई। तो अभी भी ट्रेनिंग एक चैलेंज है, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने पूरा सेटअप बनाया है। हमारे जो उच्च स्तर की ट्रेनिंग है वो राष्ट्रीय हमारे रफी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी है गाजियाबाद में, वहां पे गेस्टेड ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। इसके साथ ही साथ पीटीसी जो हमारा जोन है मध्य प्रदेश का, वो पीटीसी वडोदरा में ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे अदर सीनियर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। इसके साथ ही साथ हमारे जोन में अकेले इंदौर डाक परिक्षेत्र में 7 WCTCs हैं, जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जहाँ पे समय समय पे नियमित रूप से ट्रेनर्स रहते हैं और वहाँ पे उनकी ऑफलाइन ट्रेनिंग हम लोग कंडक्ट कराते हैं। पर जैसे कि आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग का दौर है और फिजिकल ट्रेनिंग से ज्यादा वर्चुअल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। तो डाक कर्मियों की पोर्टल बना है भारतीय डाक विभाग का, बहुत ही सफल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें जितनी भी सेवाएं हैं हर सेवा से संबंधित उसमें ट्रेनिंग कोर्सेज हैं। और कोई भी स्टाफ चाहे तो अपने मन से भी कभी भी कोई भी ट्रेनिंग, उसको अतिरिक्त ट्रेनिंग करनी, कुछ सीखना है तो जाके कर सकता है। पर अदरवाइज शेड्यूल ट्रेनिंग रहती है जो कि स्टाफ को दी जाती है और उनको जहाँ पे नंबर्स
ज्यादा होते हैं वहां पे उनको वर्चुअल ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा हम लोकल लेवल पे भी इनिशिएटिव लेते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि स्टाफ शायद उसको कोई तकलीफ आ रही है या नया लॉन्च है तो उसको उतना ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, तो हम समय समय पे छोटे छोटे वीडियोस बना के भी हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं वहां पे उनको डालते रहते हैं। और सभी लोग कनेक्टेड है, जितना भी स्टाफ है सभी सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड है, सारे ट्विटर्स हैं, इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, फेसबुक हैंडल्स हैं, उनके माध्यम से भी वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। और तो रेगुलर ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग भी और ऑनलाइन ट्रेनिंग होती रहती है और उसके समय समय पे उसके रिजल्ट्स भी, क्योंकि जब अगर ट्रेनिंग ना हो तो उनको फील्ड में समस्या आ सकती है, तो ऐसी समस्या ना आए इसके लिए समय समय पे हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सुपरवाइजर्स हैं, जो हमारे जिलों में या वहाँ पे जो सब लेवल पे सुपरवाइजर्स हैं, वो बैठकों के माध्यम से भी उनको सिखाते रहते हैं। मैम, एक आम नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो जब भी पहले पोस्ट ऑफिस के बारे में सुनता था तो एक चीज जरूर दिमाग में आती थी, वो होती थी स्टैम्प टिकट। कई बार लोगों से सुना है कि लोगों को शौक होता है स्टैम्प टिकट्स कलेक्ट करने का। मेरे ख्याल से ये एक अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। बिल्कुल। तो उसके बारे में आप कुछ बताएं कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है, क्या है इस स्टैम्प टिकट का क्रेज क्यों है लोगों में? बिल्कुल सही कहा गौरव, ये अलग दुनिया है। फिलैटली कहते हैं इसे, डाक टिकट संग्रह की जो ये संकल्पना है, इसे फिलैटली का नाम दिया गया है और इसके लिए कैप्शन है, इज द हॉबी ऑफ द किंग एंड किंग ऑफ द हॉबीज। तो एक समय था जब बच्चे बहुत खुश होके लोग चिट्ठी पत्री भेजते थे, उससे स्टैम्प निकाल के उसको कलेक्ट करते थे। आज ये इसके दायरे सीमित है लेकिन अभी भी स्टैम्प कलेक्शन होते हैं। तो ये जो इसके दो तरह के स्टैम्प इंडिया पोस्ट में जारी होते हैं, डेफिनेटिव और कम्मेमोरेटिव। तो जो कम्मेमोरेटिव स्टैम्प्स होते हैं वो फिलैटली में विशेष रूप से संग्रहित किए जाते हैं जब भी कोई विशेष विषय होता है, जैसे कोई बायलैटरल कोई एग्रीमेंट हुआ या कोई विशेष अवसर हुआ, जैसे देवी अहिल्या जी के भी 300वीं जन्मशती चल रही थी तो उस पर टिकट जारी हुआ। तो कोई भी ऐसे विशेष अवसर होते हैं तो डाक टिकट जारी जरूर होते हैं उनपे। जैसे आरएसएस का भी आपने सुना होगा, आरएसएस के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ। तो ये ऐसे ये जो टिकट होते हैं इनमें संग्रहकर्ताओं की बड़ी रुचि होती है, उसको कलेक्ट करना, उसको रखना, क्योंकि वो हमेशा के लिए उस इवेंट को यादगार बना जाते हैं। तो ये डाक टिकट का संग्रह तो एक बहुत शौक की बात है ही। इसके अलावा फिलैटली में स्पेशल कवर, विशेष आवरण जारी होते हैं जो कि हम लोग किसी विषय वस्तु पे या किसी स्पेशल ओकेजन पे लोकल लेवल पे जारी करते हैं। जैसे अभी डीएवीवी यूनिवर्सिटी का 60वां स्थापना वर्ष था तो उस पे एक स्पेशल कवर जारी किया, या कोई जैन तीर्थ हैं उनके ऊपर कुछ निकला तो एक स्पेशल कवर जारी करके उस पर्टिकुलर उस विशेष दिन को हमने हमेशा के लिए चिरस्थायी कर दिया। बस एक स्पेशल कैंसिलेशन लगता है डाक टिकट पे, वो पर्टिकुलर उस दिन का होता है और उस स्थान का होता है। तो ये भी एक बहुत रोचक विषय है फिलैटली। और एक उसमें बहुत रोचक विषय है माई स्टैम्प। आप भी चाहें तो मात्र 300 रुपए में अपना स्टैम्प बनवा सकते हैं। यह एक स्टैम्प एक थीमेटिक स्टैम्प होता है जो कि किसी भी बड़े डाकघर में, जीपीओ में या बड़े डाकघर में बन जाएगा और आप उसको लगा के अपना पत्र, अपना स्टैम्प लगा चिट्ठी कहीं भी प्रेषित कर सकते हैं। कॉर्पोरेट के लिए इसी को कस्टमाइज माई स्टैम्प का नाम दिया गया है, जो कि कॉर्पोरेट्स में उनको अपने एम्प्लॉयज के लिए अपने लोगों को पब्लिसाइज करना है तो उसके लिए भी कस्टमाइज माई स्टैम्प की संकल्पना है, जो 5000 तक के स्टैम्प मिनिमम बनवाए जा सकते हैं। तो ये एक अलग दुनिया है, रंग बिरंगी दुनिया है। और डाक विभाग है तो डाक टिकट का होना लाजमी है और डाक टिकट एक बहुत ही रोचक विषय है जिस पे फिलैटलिस्ट काम करते रहते हैं। इसकी हर लेवल पे एग्जीबिशंस भी होती हैं, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, जिसमें इनका प्रदर्शन होता रहता है। मैम, हाल ही में 24 फरवरी 2026 को उज्जैन में एक डाक सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो उसका क्या उद्देश्य था और उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिला, उसके बारे में कुछ बताइए। जी गौरव, अभी जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो माननीय केंद्रीय संचार मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो अपने हर सेवक से जुड़ना चाहते हैं, हर अपने कार्यकर्ता से, अपने जो भी डाक विभाग में कार्य कर रहा है, क्योंकि डाक सेवा जन सेवा के साथ कार्य करता है। तो डाक सेवा जन सेवा के उस जो उद्देश्य को पूर्ति करने वाले जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, वो हमारा जो गांव-गांव तक, घर-घर तक जो जा रहा है, वो है ग्रामीण डाक सेवक। तो उनका उद्देश्य रहता है मैं ऐसे सभी ग्रामीण डाक सेवकों के साथ वार्तालाप कर सकूं, उनको सुन सकूं और उनको सम्मान दे सकूं, क्योंकि जो वो सेवा दे रहे हैं गाँव में, घर-घर तक जाकर वित्तीय समावेशन के जो उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन के उद्देश्य
को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे सभी ग्रामीण डाक सेवकों को सम्मानित करने के लिए और उनके साथ प्रत्यक्ष वार्तालाप करने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों का महासम्मेलन उज्जैन में 24 फरवरी को आयोजित हुआ था। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि उस महासम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी का भी हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। लगभग 7,000 से अधिक ग्रामीण डाक सेवक उसमें उपस्थित हुए। उसमें जो मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे ग्रामीण डाक सेवक जिन्होंने सबसे अच्छी सेवाएं दी हैं उनको माननीय मंत्री जी के कर कमलों से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उनके साथ संवाद स्थापित हुआ और साथ ही साथ उनको एक संदेश देना था कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आपके द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं, क्योंकि डाक विभाग एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन ना होकर एक सेवा ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारा लोगो ही है, मोटो है डाक सेवा जन सेवा। तो उस जन सेवा में वो कितने महत्वपूर्ण है, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, ये एक संदेश भी उनको प्रत्यक्ष रूप से देना था। इस कड़ी में ये डाक सम्मेलन आयोजित हुआ। और यहाँ पे इंदौर डाक परिक्षेत्र के पूर्व अलग अलग देश के अन्य स्थानों पे भी, जैसे कि वडोदरा में हो चुका है, कुन्नूर में हुआ है, कोल्हापुर में हुआ है और अभी आगामी और भी ऐसे डाक सम्मेलन अलग अलग स्थानों पे प्रस्तावित हैं। ये टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं समय समय पे अलग अलग प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में ये डाक सम्मेलन आयोजित करने का सौभाग्य इंदौर डाक परिक्षेत्र को मिला था, जिसमें उज्जैन की नगरी को, जो कि बाबा महाकाल की नगरी है, तो वहां चुना गया था। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस सम्मेलन के दौरान बहुत अच्छे 2 इवेंट भी हुए। उसमें हम लोगों ने जो उज्जैन के प्रमुख तीर्थ स्थान है, आप सभी को पता है, महाकाल, काल भैरव, सिद्धि मंदिर, ऐसे 6 प्रमुख स्थानों पर पिक्चर पोस्ट कार्ड भी जारी किए। और माननीय अतिथियों के कर कमलों से 2 जो ज्योतिर्लिंग हैं मध्य प्रदेश में, श्री ओंकारेश्वर और बाबा महाकाल, उनके प्रसाद को इंडिया पोस्ट के माध्यम से पूरे देश में पहुंचाने की सेवा का भी शुभारंभ वहां किया गया। मैम, जैसा भी आपने बताया कि पोस्टल डिपार्टमेंट ने महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर में महाप्रसाद के डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम या फैसिलिटी शुरू की है, तो ये क्या है और लोग इसका कैसे एडवांटेज यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बिल्कुल गौरव, जैसे कि अगर हम कैप्शन की बात करें तो इंडिया पोस्ट की हम बात करते हैं कि वी डिलीवर फीलिंग्स, हम भावनाएं पहुंचाते हैं। तो उसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिस हम लोग ने इंडिया पोस्ट के माध्यम से लोगों के घर घर तक गंगा जल पहुंचाने की स्कीम पहले से ही अस्तित्व में है, जिसमें गंगोत्री यमुनोत्री का जो गंगा जल है वो लोगों के घर घर तक डाकघर के माध्यम से पहुंच सकता है। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में इसी अवसर पर, जैसे मैंने आपको बताया, 24 फरवरी को ओंकारेश्वर, श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रसाद की स्कीम शुरू की है। इसमें ये होगा कि पूरे भारतवर्ष या विदेशों से भी अगर किसी को प्रसाद मंगाना है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कोई नहीं आ पाता है, वहां से प्रसाद नहीं मिल पाता है, तो वो जाके मंदिर की जो श्री ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट की जो वेबसाइट है वहां जाके प्रसाद के लिए पूरा ऑनलाइन सिस्टम दिया गया, वहां जाके बुक करेंगे, मंदिर में उसकी रिक्वेस्ट जनरेट होगी, वहां पे उनके पास अमाउंट आएगा, वो रिक्वेस्ट हमारे डाकघर को, जो कि हमने अभी हाल ही में श्री ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में स्थापित किया है, नया डाकघर खोला हमने वहां पे, उसके लिए वहां पे वो रिक्वेस्ट देंगे और वो वहां से प्रसाद का पैकेट मंदिर समिति से लेकर पार्सल के रूप में बुक करके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। इसी पैटर्न पे श्री महाकालेश्वर मंदिर का प्रसाद का भी बुकिंग की प्रक्रिया चालू है। मैम, आज के जेनजी के लिए क्या आप कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि उन्हें क्या करना चाहिए, या आपके लिए एक मैसेज? मुझे लगता है जेनजी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अपना ध्यान रखें, इंश्योरेंस लें, निवेश भी करें, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय डाक विभाग चाहे सुकन्याओं को बचपन में उनके खाते खोलकर और उनको युवा होने पर एक अच्छा सुदृढ़ प्लेटफॉर्म देता है। अगर हम कहें डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात है तो डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से, उनके पार्सल बुकिंग के माध्यम से, उनको इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करा के, एक्सीडेंटल पॉलिसी देकर, हर तरह से, या उनके पासपोर्ट की सेवा का
उनको लाभ पहुंचा के हर तरह से उनको मदद करना चाहता है। तो वो अपना ध्यान रखें और अपनी अच्छे से अच्छे अपनी एजुकेशन लें, अपने प्रति सजग रहें, स्वस्थ रहें और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे भी ध्यान रखें, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बाधा नहीं आनी चाहिए किसी भी तरह से विकास में। भारतीय युवा पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं, तो भारतीय डाक विभाग उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनके साथ में है। आई एम श्योर मैम ऑडियंस जब ये पॉडकास्ट देखेगी तो उन्हें काफी कुछ भारतीय डाक सेवा के बारे में जानने को मिलेगा और काफी सारी ऐसी सेवाएं हैं जिनके बारे में आपने बताया है। अगर वो अभी तक यूज नहीं कर रहे होंगे तो डेफिनेटली वो लोग जाएंगे पोस्ट ऑफिस और इसके लिए अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच मैम आज के लिए। थैंक यू गौरव, थैंक यू।